हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। हमें पता है कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारे प्रकार के रिस्क होते हैं जो हम फेस करके चलते हैं। जैसे लाइफ से रिलेटेड कि हमारी डेथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि जो डेथ होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार के रिस्क होते हैं, लाइक हेल्थ का कोई इशू आ जाए या हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है। फैमिली का कोई मेंबर बीमार हो जाए, या जो हम कोई बिजनेस वगैरह करते हैं लाइक शिप का करते हैं तो हमारा जहाज वगैरह डूब जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए। तो मतलब बहुत सारे प्रकार के रिस्क होते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि जो हमारी लाइफ होती है ना वो अनसर्टेनिटीज से भरी पड़ी है। इन्हीं अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए क्या है इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है, जो वो एक पूल ऑफ फंड्स होता है। ठीक है। जो क्रिएट किया जाता है। भाई देखो क्या होता है कि भाई एक एक इंसान तो है नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों को मिला करके, मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों को सर्विस देती है। उन सभी के पैसे को इकट्ठा करती है, मतलब एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करती है। और जिस पर्सन को लॉस होता है उसके लॉस को बांटती है, उसके लॉस को मतलब रिकवर करने में हेल्प करती है। ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो पाता है, इंश्योरेंस की हेल्प से। तो नॉर्मली जो इंश्योरेंस है वो आज के टाइम से नहीं एग्जिस्ट करता, बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारे देश में एक एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो हमारी पब्लिक है। ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास पांच है, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। एक सीजीसी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है। एक री इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब एक टाइप से कहते हो टोटल 8 पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। अब बात आती है कि जो इंश्योरेंस है वो पूल ऑफ फंड्स होता है। ठीक है। जो पर्सन जिन्हें ये लगता है कि हाँ भाई रिस्क होता है उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब जो सिमिलर लो से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर रिस्क के रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो लोग हैं जिनका फॉर्चून अच्छा है, जिनका भाग्य अच्छा है, उनके भाग्य से कंपनसेट किया जाता है उन लोगों को जिनका मिस फॉर्चून है, मतलब जिनका भाग्य अच्छा नहीं है। मतलब भाई अब देखो जरूरी तो नहीं है जैसे 10 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया तो सभी को लॉस होगा। तो जिनको लॉस नहीं होता उनके पैसे से उन लोगों को कंपनसेट किया जाता है जिनको लॉस हो जाता है। अब बात आती है हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री। तो जो इंश्योरेंस है ना उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है। एक टाइप से कहें तो जो मनुस्मृति होती थी या धर्मशास्त्र वगैरह या अर्थशास्त्र वगैरह, ये उनसे इसकी जो भी जड़ें हैं पता चलती हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनी थी ना वो ईस्ट इंडिया को ने 18वीं सेंचुरी, मतलब जैसे जो अंग्रेज वगैरह होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है। कुछ कंपनी थी ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब बात आती है पहले इंश्योरेंस कंपनी की। तो वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुई थी 1818 में, और उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन आज के टाइम में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो कंपनी थी 1834 में फेल हो गई थी। ठीक है। फिर 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2 से 3 सालों के इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। फिर मद्रास इक्विटेबल इंश्योरेंस कंपनी 1829, मतलब इस तरह से बहुत सारी कंपनीज धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुई थी। 1870 में उसके बाद बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी भी एस्टेब्लिश हुई थी। ये पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। कौन सी? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ये पहली, ओरिएंटल तो पहली थी वर्ल्ड की, ठीक है, जो अंग्रेजों ने। और इंडिया में बात करें इंडिया की तो वो बॉम्बे म्यूचुअल थी। पहली स्टैच्यूरी मेजर जिसमें मतलब भाई रेगुलेट किया गया था वो लिए गए थे 1914 में। ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास किया गया था 1912 में। ठीक है। तो इस तरह से कुछ हिस्ट्री मिलती है। फिर जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट था 1912 वाला, उसमें अमेंडमेंट कर दिया था 1956 में। और एलआईसी बनाई गई थी क्या करके, 245 जो इंडियन या फॉरेनर जो इंश्योरेंस कंपनी थी ना उनको खत्म किया, मतलब एक टाइप से कहते हैं उनको मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम रखा था हमने एलआईसी। ठीक है। जो एलआईसी आज के टाइम में उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके चेयरमैन एमआर कुमार है। टैगलाइन इसकी है योगश्च वाम्य। हाँ। ठीक है। अभी एलआईसी जो है वो बनी थी हमारे 245 कंपनियों को मिला करके। और इसका बिल पास हुआ था 1956 में। और जो आईआरडी है, मतलब जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, वो 2002 मतलब 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और अब बात आती है जर्नल। जर्नल मतलब जो लाइफ के अलावा जितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, लाइक एज थेफ्ट का, फायर का, ठीक है, वो सारे हमारे आ जाते हैं जर्नल इंश्योरेंस में। ठीक है। तो कहता है कि जो जनरल इंश्योरेंस है वो हमारा स्टार्ट हुआ था फायर इंश्योरेंस से
1666 में, जब इंग्लैंड में है ना बहुत ज़्यादा बड़ी आग लग गई थी, जिसके कारण 85% से ज़्यादा जो घर थे वो राख बन गए थे। ठीक है। और 1681 में जो निकोलस बारबोन था और उसके जो 11 एसोसिएट थे, उन्होंने मिलकर पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी लगाई थी। 1848 में रेलवे पैसेंजर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी लगी थी, मतलब जितने भी प्रकार के होते। फिर उसके बाद फर्स्ट कंपनी थी वो थी ट्रेटोन इंश्योरेंस, जो कलकत्ता में लगाई गई थी 1850 में। ये लगाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडिया में जो इनके सीट्स हैं वो 1973 से स्टार्ट हुए थे। 1972 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज हुआ था। ठीक है। जितनी भी जो कंपनीज होती हैं उनको अमेल्डमेंट, मतलब 4 कंपनी थी, उनको अमेल्डमेंट करके एक कंपनी को बनाया गया था। ठीक है। 2000 में हमें पता है IRD एस्टेब्लिश हुआ था, जो इनको रेगुलेट करके चलता है। किसके रिकमेंडेशन पे? मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है। आज के टाइम से जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो ये तो नॉर्मल हिस्ट्री की बात हुई। अब बात आती है मीनिंग, इंश्योरेंस क्या होता है। तो मतलब इंश्योरेंस क्या है? रिस्क को ट्रांसफर करना। ठीक है। जिनका अच्छा भाग्य होता है उनसे उनको जो रिस्क, मतलब भाई जिनका भाग्य अच्छा नहीं होता उनके रिस्क को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें 2 पार्टीज होते हैं, एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योरर कौन होगा? जो कंपनी है, ठीक है, जो इंश्योरेंस दे रही है वो तो हो गई इंश्योरर। और इंश्योर्ड वो होगा जो पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, जिसके लॉस को भाई दूर किया जा रहा है, जिसके रिस्क को हटाया जा रहा है, वो इंश्योर्ड होगा। ठीक है। और जो हमारा इंश्योर होता है, जो पर्सन होता है, जो वो एक फीस पे करता है एक सर्टेन पीरियड तक, वो फीस क्या कहलाती है? प्रीमियम। ठीक है। अब बात आती है इंश्योरेंस का जो वर्ड है वो हमारा इंग्लिश वर्ड इंश्योरेंस से लिया गया, जिसका मतलब होता है गारंटी देना। ठीक है। अब बात आती है भाई जो मैकमिलन डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का क्या मतलब। तो एक अरेंजमेंट होती है जिसमें है ना रेगुलरली एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसको हम एक अमाउंट पे करते हैं ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, डैमेज हो, चोरी हो, कुछ भी हो, तो उसको वो बियर करे। ठीक है। मतलब उसको दूर करे। ठीक है। लीगल डेफिनेशन भी है, कुछ फंक्शनल डेफिनेशन भी है। लीगल में क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के साथ, और भाई जो हम प्रीमियम पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं, उसके बदले वो हमें क्या देती है? सिक्योरिटी देती है। ठीक है, एक लॉस वगैरह की। और फंक्शनल में यही है, इंश्योरेंस एक प्लान होता है जहाँ पे जो पर्सन है वो कलेक्टिवली शेयर करता है अपने लॉसेस को, मतलब जो भी रिस्क वगैरह होता है उसको। अब बात आती है जो इंश्योरेंस होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर्स होते हैं। तो एक तो कोऑपरेटिव डिवाइस है। कोऑपरेटिव मतलब भाई एक पर्सन थोड़ी ना होता है, बहुत सारे लोगों का लॉस होता है जो शेयर किया जाता है। ठीक है। ट्रांसफर होता है इसमें रिस्क, इसमें जो भी पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस लिया उसके रिस्क को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, अब एक पर्सन का रिस्क है वो कंपनी बहुत सारे लोगों में बांट देती है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, इसमें एक पर्सन थोड़ी ना लेता है, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं। रिस्क का इवेल्युएशन, जब प्लान आप ले रहे हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो ना आप प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें कितना रिस्क है। कि आप भाई आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है भाई, आपके डेथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बीमारी हो ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रीमियम ज़्यादा होता है। ठीक है। तो रिस्क को इवेलुएट किया जाता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रीमियम जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, जो भी अनफोर्सन रिस्क है जो हमें पता नहीं है फ्यूचर में हो सकता है, उसके बदले। ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारी एज, अमाउंट ऑफ रिस्क के ऊपर, नेचर ऑफ जॉब के ऊपर। इंश्योरेंस एक सर्विस होता है। ठीक है। इंश्योरेंस कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो अब आप पैसे तो पे कर रहे हो प्रीमियम के रूप में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही, आपको कोई टेंजिबल असेट्स नहीं दे रही, बल्कि आपको एक सर्विस दे रही है। ठीक है। फिर बात आती है इंश्योरेंस कोई गैम्बल नहीं है, कोई जुआ वगैरह नहीं है भाई। मानो उसकी तरह ये है कि आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता, लेकिन ये क्या होता है कि ये गैम्बलिंग तो इलीगल एक्टिविटी होती है, जबकि इंश्योरेंस लीगल एक्टिविटी होती है। इसमें आप सट्टे वगैरह लगाते हो, मतलब एक गैस का वर्क करते हो, जबकि इसमें प्योर रिस्क होता है। गैम्बल के लिए जो हम पे कर वो नेसेसरी रिस्क है, जबकि जो हम इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं वो एक नेसेसरी है कि जो फ्यूचर में हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इंश्योरेंस तो हमें शांति देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, जबकि अगर हम गैम्बलिंग कर रहे हैं उसमें हार जाते हैं तो हमें टेंशन रहती है कि भाई हम हार गए तो पैसा डूब जाएगा, इस टाइप से। ना इंश्योरेंस कोई चैरिटी है, क्योंकि चैरिटी में क्या होता है कि हम कुछ रिटर्न की आशा नहीं करते। वो जो चैरिटी होती है वो बिना किसी कंसिडरेशन के होता है, जबकि इंश्योरेंस में तो हमें कंसिडरेशन, हम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होता है, मतलब जो एक्चुअल लॉस होता है ना वो पूरा किया जाता है, ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है। तो ये मतलब जो भी इंडिमनिटी का मतलब होता है हमारी क्षतिपूर्ति करता है, जो लॉस हो रहा है वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। एटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित होना, मतलब कि हमें ना कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल ओपन होना चाहिए, जितने भी फैक्ट्स वगैरह वो सारे ओपन करने चाहिए, हमारी लाइफ से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी को भी।
ठीक है। इसका एक वर्ड होता है यूबरी में फिडी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेयर, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, कि दोनों पार्टीज को अपनी सारी बातें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अब बात आती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का जर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? 1872 कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि जो दोनों पार्टीज है उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो, मतलब अगर उस चीज़ को कोई भी नुकसान होता है तो उससे आपको अफेक्ट पड़ेगा, आप उससे एक टाइप से अटैच हो, मतलब इसमें इमोशनल लॉस का मतलब नहीं होता, इसमें होता है कि आप फाइनेंशियल लॉस सफ़र करोगे। तो एक पर्सन होता है जो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ का वो इंश्योरेंस करवा रहा है उससे उसे लॉस हो, डैमेज से उसे कोई फाइनेंशियल लॉस हो। ठीक है, और जो मतलब जो पर्सन इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अगर आप किसी को भी गिफ्ट कर देते हो तब तो वो आपकी रही नहीं ना, तो इंश्योरेंस करवाते टाइम आपकी वो चीज़ होनी चाहिए। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब इसका मतलब होता है कि भाई आपको नुकसान हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के कारण। ठीक है, आपको तो नुकसान हुआ, आपने तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस करके उससे वो पैसा रिकवर कर सकती है आपकी बिहाफ पर। उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी मतलब जितना लॉस हुआ ना इंश्योरेंस कंपनी उसी को बियर करेगी, आपको कभी भी उससे ज़्यादा पैसे पे नहीं करेगी। कि अगर मैं लगा लो 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है लेकिन नुकसान आपको 1 लाख का है तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे, नहीं 1 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नुकसान 6 लाख का है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5 लाख ही बियर करेगी। ठीक है, तो फंडामेंटल पर क्या है, एक रिड्यूस टू मोरल हार्ज है भाई, आपको जो मतलब नुकसान हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, जो आपको ना इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं होने दिया जाता, सब बस आपके लॉस को ही कवर किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है सेम चीज़ के लिए, और अगर आपको नुकसान होता है तो आपको मतलब जितने अमाउंट में आपने ले रखा है 1 से 1 लाख रुपए का, 1 से 5 लाख का, तो आपको जितना नुकसान हुआ वो 1 से 5 के रेशियो में बटेगा। ऐसा नहीं कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से सारा ले रहे हो तो अगर इसे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता चलता है वो इंश्योरेंस कंपनी दूसरी से उसको रिकवर कर सकती है। ठीक है, और एटमोस्ट गुड फेथ वही होता है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं छुपाना होता है, सारे फैक्ट्स वगैरह डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर आप उसको छुपाते हो और बाद में मतलब जब क्लेम देने की बारी आती है और पता चलता है तो वो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट भी हो सकती है, क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी मना भी कर सकती है। ठीक है, काज प्रोक्सिमा का मतलब होता है कि भाई जो आपको नुकसान हुआ है वो नियरेस्ट काज क्या है, किसकी वजह से हुआ है। जैसे भाई जहाज है, आप चला रहे थे तो आपने तो ये था कि डूबा तो नुकसान होगा तो वो कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन क्या हुआ कि होल था टूटा हुआ और उसमें से पानी घुस के फिर वो नुकसान हुआ, ना कि किसी तूफान वगैरह से। तो वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस पॉलिसी में वो चीज़ लिखी हुई है थी या नहीं। ठीक है, तो नियरेस्ट का देगा। जैसे भाई अगर एक कंपनी थी, मतलब एक आपका गोदाम था उसमें आपने सामान का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो किसी पड़ोसी के घर में आग लगी थी और वहां से चिंगारी वगैरह आके आपके गोदाम में गिर गई, उससे आग लग गई। तो डिपेंड करता है कि कौन सा काज माना जाएगा। एक तो भाई मीटर वगैरह से आग लगी है या पास वाले से आग लगी है, तो प्रोक्सीमेट मतलब नियरेस्ट काज को ही बेस मान के फिर लॉस को कवर किया जाएगा, ना कि किसी रिमोट को। ठीक है, रिमोट मतलब दूर का कोई काज वगैरह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है ऐसा नहीं कि भाई आपने इंश्योरेंस करा रखा और आपके सामने आग लग रही है धू धू करके, कोई आपका घर जल रहा है, गाड़ी जल रही है, तो आप कोई एफर्ट से नहीं कर रहे उसको बुझाने के लिए, उसको लॉस को मतलब कम करने के लिए। आप देख रहे हो हाँ भाई मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस लॉस को कम करो, आप उसके ऊपर ध्यान दो, आप उसको एफर्ट्स लो कि वो लॉस कम हो, मतलब आप पूरी कोशिश करो उस मिस हैपनिंग को रोकने की। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव नीड, इंपॉर्टेंस क्या है भाई इंश्योरेंस की। तो देखो इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के, इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल एस्पेक्ट से सिक्योरिटी मिल जाती है। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि इंडिविजुअल कि भाई रिस्क के अकॉर्डिंग उसे सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कंपनसेट करना लॉस के बदले। फोर्स सेविंग, सेविंग भी तो अलाउ करता है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स के अंतर्गत जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो सेक्शन 80C होता है उसके अंतर्गत हमें छूट मिलती है, मतलब एक टाइप से कहते हैं सेविंग को प्रमोट करता है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं टैक्स से बचने के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। मेंटल पीस मिलता है कि यहाँ पे फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो ना मेरे को एक सेफ्टी मिलेगी, मेरे को कंपनसेट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी रहती है, क्योंकि जो फैमिली है भाई उसकी अर्निंग हैंड है। आप लगा लो मैं हूँ, मतलब
मैं मेरी फैमिली के लिए कमाने वाली हूँ। अगर फ्यूचर में मेरे को कुछ हो जाता है तो भाई उनके ऊपर तो डिफ़िकल्टी आ जाती है, उनके ऊपर तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा, लाइफ इंश्योरेंस, और मेरी डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी उनसे उसे पैसा मिल जाएगा एक टाइप से कहे तो, वो उससे बियर कर पाएंगे उस सिचुएशन को। हाँ, बाद में वो बात है कि भाई वो भाई फ्यूचर के लिए कोई और प्लान बना ले, नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर कोई अर्निंग एंड है वो डाई हो जाता है तो फैमिली की है ना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो गिर जाएगा, तो उसको फेस करने में क्रेडिट फैसिलिटी भी, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है आप उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास या कहीं गिरवी रख के एज ए कोलेट्रल और आप लोन ले सकते हो। टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है सेक्शन 80C के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। और मॉर्गेज भी ले सकते हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्गेज। ठीक है, एक टाइप से कहें तो कोलेट्रल की फॉर्म में रख सकते हो। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जैसे नाम है इंडोमेंट पॉलिसी यूनिप। ठीक है, ये सब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे, लॉन्ग रन में एक टाइप से कहते हो भाई सेविंग की तरह है। और जब इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी हो जाती है तो आपको मतलब भाई आप इसको पेंशन में कन्वर्ट करवा सकते हो या लमसम अमाउंट भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फ्यूचर के नीड्स को भी पूरा करता है कि भाई ओल्ड एज नीड्स को कैसे, ओल्ड एज नीड्स भाई पेंशन बंधवा लो अपने जो भी पैसे जमा करवाया था। चिल्ड्रन, बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करता है, मैरिज में हेल्प कर सकता है ये सब। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या है भाई, बिजनेस लॉसेस से बचाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब जो भाई इकोनॉमी से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड हो जाते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के जो प्रॉपर्टी लॉस होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। इफिशियंसी को बढ़ाएगा, जो पर्सन एक तो फ्री ऑफ माइंड से काम करे और एक उसे टेंशन रहेगा गरीब चीज़ को नुकसान हो गया तो मेरा क्या होगा, भाई मेरे को इतना नुकसान हो जाएगा, उस चीज़ से बचाता है। ठीक है, माइंड की पीस मिलती है। केमन आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन की। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ठीक है, आइदर उसकी कैपिटल या उसका एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है भाई कि आदमी इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाएगा, उसके पास पैसा है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास एक्सपीरियंस, गुडविल है। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मतलब जो भी कंपनी है वो उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है, लोन वगैरह ले सकते हैं हम कोलेटरल के फॉर्म में। ठीक है, बिजनेस पार्टनर फंडिंग, देखो बिजनेस पार्टनरशिप मतलब जब एक एक से ज़्यादा लोग, मतलब दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर पार्टनर मर जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, तो अदर पार्टनर को क्या करना पड़ता है भाई, उसे पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, वो आपका क्लेम पे कर देगी अगर उस पार्टनर की डेथ वगैरह होती है इस केस में। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में बस तो डिपेंड करता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो। सरेंडर भी कर देते हैं तो भी हमें फ़ायदा मिलता है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, देखो अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को भाई हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, कई बार काम करते करते कुछ नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, पेंशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया जाता है। जैसे हम बोल देते हैं ना ग्रुप में, भाई एक तो आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस पे करो अलग अलग एम्प्लॉयज़, कितना ज़्यादा हो जाएगा, और एक आप ग्रुप में ले लो। ठीक है, तो वो भी बेनिफिट मिलता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हेल्प करती है। कैसे गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स के रूप में, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो जो ये ना मार्केट से पैसे को सोख लेता है, क्योंकि लोगों को पॉलिसी दे करके, दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, जहाँ पे उसे अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प में मिलती है जब भी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है तो आप उसको गिरवी रख सकते हो। ठीक है, या आप जैसे आई मीन ये जैसे यूनिट लिंक्ड पॉलिसी है हमारी, यूलिप है, इंडोमेंट है, तो उस टाइम पे भी फ़ायदा होता है। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स में मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, लाइक डिप्टी मैनेजर का, डेवलपमेंट ऑफिसर का, वो वहाँ पे लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कैसे ये प्रोमोट करता है किसको, सेविंग को। ठीक है, सेविंग किस में हेल्प करती है, हमारी ग्रोथ में। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करेगा लोगों की, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उन्हें। ठीक है, कैसे बहुत सारे हमारे जो भी खतरे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड, उनको दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे लोगों को भाई बस बुढ़ापे में पैसे की जरूरत होती है तो पेंशन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। सोशल वेल्थ कैसे, कि भाई जो इंश्योरेंस है वो हमारा लिविंग और फिजिकल वेल्थ से रिलेटेड जो भी लॉस होता है उसको कवर करता है। ठीक है, लॉस को रिड्यूस करता है, जितने भी लॉस आते हैं उसको। नेशनल एस्पेक्ट से कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे, भाई लोगों को प्रमोट करता है कि वो सेविंग करें। सेविंग कैसे, भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे, खरीदेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या आएगा, प्रीमियम आएगा। उस प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनी अपने पास थोड़ी ना रखेगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है दूसरे देश से जो पैसा आता है, दूसरे देश की जो कैपिटल होती है।
तो जब से हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया 1991 से, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में एंटर हुई है या पार्टनरशिप किए हैं, खुद की सब्सिडरीज लगाई हैं, ठीक है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आया हमारे देश में। तो जो हमारे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसमें हम 74% मतलब FDI कर सकते हैं अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट, अगर आप बात करो तो, ठीक है। ये बदलती रहती है टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जो नेशंस की सेविंग है, लोगों को प्रमोट करता है कि भाई हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, ठीक है। और मनी मार्केट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि मनी मार्केट क्या होता है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लोन वगैरह ले सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब छोटी छोटी मतलब इंश्योरेंस कलेक्ट कर लेते हैं, पैसे को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ को कलेक्ट करने में, पॉलिसीज़ को खरीदने में, ताकि उनका पैसा सही जगह यूज़ होने, टैक्स बेनिफिट मिले। अब बात आती है इसके टाइप्स की। लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ। लाइफ तो हमारा जो हमारे जीवन से रिलेटेड, नॉन लाइफ में बहुत सारे प्रकार के हो जाते हैं। लाइक जैसे लाइफ में हमारे एन्युटी, यूलिप, ये सब आ जाते हैं। नॉन लाइफ है मोटर से रिलेटेड, फायर से, मैरिन मतलब होता है समुद्र वगैरह से, इंजीनियरिंग, मिसक्लेनियस, क्रेडिट, फिडिलिटी, हेल्थ, कैटल होता है जो हमारे पशु वगैरह होते हैं, ट्रैवल, बल्क मतलब चोरी वगैरह से, क्रॉप, इन सब से रिलेटेड हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, इसकी हिस्ट्री 100 सालों से भी पुरानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और उस पर्सन के बीच में। जो अमाउंट होती है वो पे की जाती है मैच्योरिटी डेट पर, या जो स्पेसिफाइड जो इंटरवल आप फिक्स करके चलो, या डेथ हो जाए उस केस में, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के, देखो होल लाइफ मतलब जो पूरे जीवन के लिए रहे, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। जब ये पैसा आपको डेथ कर आपके नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी नहीं मतलब जैसे आप अपनी पत्नी को बता दो, आप अपने बच्चे का नाम दे, नॉमिनी मतलब आपके डेथ के बाद जिसको पैसा मिलेगा, जिसको उस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। इंडोमेंट पॉलिसी होता है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ली जाती है, ठीक है। और ये जो पैसा होता है ना, ये मैच्योरिटी पर या डेथ पर जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग दे दिया। जॉइंट लाइफ मतलब जब मिलकर एक से ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है, जॉइंटली ली जाती है, ठीक है। तो जिसमें जिस पर्सन की पहले डेथ हो जाती है तो बस सर्वाइवर को पैसा मिल जाता है मैच्योरिटी में। एन्युटी मतलब पेंशन से रिलेटेड होती है, इसको पेंशन पॉलिसी भी बोल सकते हो। एक प्री डिटरमाइंड पीरियोडिक पेमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे ही पॉलिसी पूरी हुई तो आप लंप सम में पेमेंट कर सकते हो इसमें इंश्योरेंस कंपनी को, और बोल सकते हो भाई इतने टाइम के बाद मेरे को ना आप पेंशन देना स्टार्ट कर देना, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। सिंकिंग फंड पॉलिसी, ये जो पॉलिसी होती है ना, ये ली जाती है फर्म्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, ठीक है, ताकि जो भी उनकी पुरानी एसेट्स वगैरह हो गई ना उनको वो रिप्लेसमेंट कर पाए, ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एक पॉलिसी लेना एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ली जाती है, ठीक है। ये पैसा तभी मिलेगा जब आपकी उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान डेथ होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपकी भाई जैसे आपने 10 साल गए थे, 10 साल पूरे होने के बाद आपको कोई पैसा नहीं, मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि आपकी डेथ हो जाती है उस पॉलिसी के टर्म के दौरान, तभी आपको पैसा मिलता है। मनी बैक प्लान, ठीक है, इसमें क्या होता है पीरियोडिक पेमेंट होती है, ठीक है। पार्शियल सर्वाइवल बेनिफिट इज पेड, मतलब भाई जैसे डेथ के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है फुल अमाउंट, ठीक है। इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन, ठीक है। अब बात आती है जर्नल, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा होते हैं। तो देखो मोटर इंश्योरेंस, मोटर में क्या आ जाता है, हमारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, मोटर का मतलब होता है इंश्योरेंस है पर्सनल या कॉमर्शियल व्हीकल का, ठीक है। ये रिस्क किसके अकॉर्डिंग करेगा भाई, जो भी मोटर व्हीकल है उसको नुकसान हो जाए या वो चोरी हो जाए, ठीक है, या जो भी ओनर था उसकी डेथ हो जाए एक्सीडेंट वगैरह से, डैमेज हो किसी थर्ड पार्टी से, तो ये सब कवर करेगा। फायर इंश्योरेंस, फायर मतलब जो आग से लगे, डिस्ट्रक्शन किससे हो, जो हमारी आग से है, स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान जब लॉस होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल लॉस है वो, या जो अमाउंट आपने पे की प्रीमियम में देखा जाएगा जो भी कम हो वो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कवर किया, देखो जो गुड्स स्पॉइल हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वाटर से, मतलब पानी को बुझाने, मतलब जैसे आप आग को बुझा रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग भाई आप पानी से जो भी सामान खराब हो वो भी कवर होगा इसमें, ठीक है। और पुलिंग डाउन ऑफ एडजेसेंट, जैसे भाई आप फायर ब्रिगेड आई तो कुछ जैसे कहीं ऐसी जगह बिल्डिंग थी जहाँ पे घुसना इतना आसान नहीं था, तो आपने कुछ चीज़ों को हटाया या वो टूट गई जो भी वो सब, ठीक है। ब्रेकेज ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस रिमूवल ऑफ, बिल्डिंग को बचाने में जो भी नुकसान हुआ है वो सब, वेजेज जो वर्कर्स को पे की गई है जो भी आग को बुझाने में, तो वो सारे इंश्योरेंस इसमें कवर होते हैं, ठीक है। मैरिन मतलब जो हमारा समुद्र से रिलेटेड होता है। मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें है ना जो इंश्योरेंस है वो इंडेमनिफाई करता है इंश्योर पर्सन को जो भी लॉस होता है मैरिन से रिलेटेड। मैरिन मतलब जो कार्गो लॉस वगैरह, कार्गो मतलब जो सामान होता है, ठीक है, या सो जो ओनर होता है शिप का वो सब कवर करता है, ठीक है। इसमें फायर, पायरेट्स होते हैं लुटेरे वगैरह, सीजर जब्त करना, ये सब वार के कारण कुछ नुकसान हो वो सब आता है। पेरिल मतलब होता है नुकसान या लॉस वगैरह, ठीक है।
तो इसमें क्रेडिटर है, जिस मतलब हु एडवांस मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द शिप, जैसे भाई जिसने पैसे दिए थे शिप के लिए, वो उसका कार्गो या मास्टर ऑफ क्रूज शिप वगैरह उनके वेजेस, ट्रस्टी वगैरह हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब ये सब को आएगा इसमें। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, ये एक नए टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें ना जो क्या प्रोवाइड करता है, कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन देता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग वर्क किससे रिलेटेड होता है भाई, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग बनाने का इंश्योरेंस ले लिया, तो किसी कंपनी का इंश्योरेंस ले लिया, तो कहता है कि इसमें क्या होता है, कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन देता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उसको पूरा करने से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और प्लांट मशीनरी का, जैसे कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह उन सब से रिलेटेड, ठीक है। जब डेट ऑफ अराइवल होते हैं उससे लेकर लेकर लो, आप दूसरे जैसे सामान मंगवा रहे हो वो तब तक आपके पास ना हो जाए, उसके बीच का जितना भी लॉस हो वो लगा लो। मिसक्लेनियस में बहुत सारे प्रकार किया जाते हैं, लाइक एस हेल्थ, मतलब हमारे जो भी हेल्थ इंश्योर होता है, तो इसमें फैमिली का भी होता है, कई बार मतलब फैमिली का भी इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि ये इंडेमनिफाई करते हैं इंश्योरर को कि भाई बीमारी के टाइम पर आपकी फाइनेंशियल हेल्प, हॉस्पिटल को इतना ज़्यादा बिल आप ना पे कर पाओ उस टाइम पे। फिर बात आती है फिडिलिटी इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस होता है उसमें जो इंश्योरर होता है वो कंपनसेट करता है उस पर्सन को जो भी उसने लॉस से सफ़र किया है एम्प्लॉयज़ के कारण, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, जैसे लॉस हो गया, जैसे एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया डिसऑनेस्टी के कारण, या उसने पैसे का कोई गबन वगैरह कर लिया या डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी को, तो मतलब फिडिलिटी इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयज़ के नुकसान के कारण जो होता है ना एम्प्लॉय को, वो कवर करता है। लाइफ स्टॉक मतलब जो भी हमारे पशु वगैरह होते हैं उनका जो भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि जो हमारी गाय होते हैं वैसे उनके ना एक येलो येलो कान में एक बल्ला सा मतलब टैग सा लगा होता है, उससे पता चलता है कि उनका इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं क्रॉप इंश्योरेंस, जो भी फसलें होते हैं किसानों की उनका जो इंश्योरेंस होता है उनको मतलब इसमें ट्री प्लांट ये सब आ जाते हैं। ब्लगरेन मतलब होते हैं जैसे भाई लूट वगैरह हो जाए, ठीक है, कोई चोरी कर ले, डकैती कर ले हाउस में। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई जैसे आप हो, आप इंश्योरेंस मतलब आपने इंश्योरेंस लिया, मतलब आप पैसे मांग रहे थे किसी से, ठीक है, उधार पे, तो वो नहीं देने के लिए तैयार था, तो आपने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए उसको बिहेव करे कि अगर मैंने टाइम पे पैसे नहीं दिए, इस टाइप से, ठीक है। बैड डेब्ट्स वगैरह के कारण जो इंश्योरेंस अराइज होता है। ट्रैवल मतलब आप जब कहीं जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इंजरी हो, बैगेज चोरी हो जाए, बीमार हो जाए, डेथ हो जाए, वो सब इंश्योरेंस। और वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, ये लॉस होता है जो एम्प्लॉयर की तरफ फेस किया जाता है एज ए कंपनसेशन, जब वर्कर है ना उसे मिलता है, जैसे वर्कर को काम के दौरान कोई नुकसान हो जाता है तब, जैसे हाथ कट जाए, मशीन से कुछ भी हो सकता है, वो सारा आ जाता है इसमें। अब इसके बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी टूल होते हैं, जैसे जो टाइम टू टाइम सरकार चलाती है, ठीक है, आर्टिकल 41 के अंदर। तो ये नाम आप याद कर, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में आया था, तो ये मतलब टाइम टू टाइम आए हुए हैं और इनमें अलग अलग बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब बात आती है कि इंश्योरेंस को हम एक सोशल सिक्योरिटी टूल मानते हैं। भाई क्या रीज़न है क्यों मानते हैं, देखो सोशल सिक्योरिटी देता है ना, कैसे, आप हो, ठीक है, आपको पेंशन मिल जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी से, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जैसे नुकसान होते हैं हेल्थ से रिलेटेड वो कवर करने में हेल्प कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि ओल्ड एज ऐसी होती है जिसमें बीमार होना एक नॉर्मल सी सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर हम इंश्योरेंस मतलब जो भी हमारा बिल होता है हॉस्पिटल को वो ना पे कर पाए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एक फैसिलिटी देती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मतलब जो हम पीछे पड़ गए थे ना इसके फीचर उस टाइप से ही हैं, ठीक है। मॉर्गेज में लोन वगैरह लेने में, फ्यूचर नीड्स पूरा करने में, बिजनेस लॉसेज को हटाने में, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एक टाइप से कहें तो, एक तो आप ऐसे ही आपके पास पैसा रखा रहे और एक आप इंश्योरेंस कंपनी को दो तो आपको मतलब टैक्स से भी छूट मिलती है, आपको टाइम मैच्योरिटी पूरे होने के बाद पैसा मिल जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी पता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम पॉलिसी ले सकते हैं, इन्फ्लेशन को भी सरकार इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो वो सब है। अब बात आती है इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कहता है कि कोई भी इंश्योरेंस को नॉर्मली तो हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई एक लाइन में, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी वाइड टू वाइड खेली, आप देखते होगे कई बार आपके घर पे भी कोई ना कोई बैठा होता होगा जो आपको इंश्योरेंस कंपनी के फायदे गिनवाता होगा, आपको आपकी डेथ के भी फायदे गिनवाता होगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इतने फैमिली को इतने रुपए मिलेंगे, इस टाइप से। तो बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है भाई, फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है, क्योंकि जो भी कंटीजेंसी फंड होते हैं उनको हेल्प करती है ना रखने के लिए पैसे को, ठीक है। और इंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को बढ़ाती है, जो भी बीच में हर्डल्स वगैरह आती है उनको रोकती है, ठीक है, पैसे को रिलीज करती है,
ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में पैसे खर्च कर रही है, जैसे आयुष्मान प्लान आया है सरकार का, ठीक है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सेविंग को लोगों से लेके आती है, ठीक है। सेंसिबल रिस्क में को मैंने मतलब जो रिस्क हो सकता है फ्यूचर में उसको कवर करने में, उसको रोकने में हेल्प करती है लोगों को, और स्टेबल कंजप्शन को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये जो हमारा इंश्योरेंस है, यहाँ पे हम वैसे थोड़ी ना कोई सामान खरीद रहे हैं, एक टाइप से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा एक इंश्योरेंस का टॉपिक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले बार मेरे चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।